Hello guys, before I start the video, it's a sincere request. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more such videos. Now we have our chapter 4, strategic marketing plan. What is strategic market plan is? It is a plan to face competition. कि ऐसा प्लान क्रिएट करना कि हम कंपटीशन को फेस कर सके और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की गारंटी दे सके और ग्रोथ कर सके. सिर्फ सर्वाइवल ज़रूरी नहीं है कंपनी को रन करने के लिए, उसकी ग्रोथ बहुत ज़रूरी है. तो मार्केटिंग फंक्शन इसमें क्या कंट्रीब्यूशन देता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लान बनाता है, मतलब इंफॉर्मेशन देता है मार्केट की और इनपुट्स देता है कि क्या क्या ज़रूरत है. तो मेन गोल्स क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के? ये गोल्स है कि बिजनेस को रेडी रखे हमेशा एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए और एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाए जो कंपटीशन को आउट परफॉर्म करें. अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कोई भी प्लान स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लान करने के लिए हमेशा टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. टॉप मैनेजमेंट क्या देखती है? वो फार साइटेड होती है. फार साइटेड मतलब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या रहेगा, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो ऐसा प्लान बनाती है. अब प्लान बनने के बाद क्या होता है? हमेशा एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की कि किन लोगों की ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है, मतलब वर्कर्स की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, बजट की ज़रूरत है, कितना टाइम लगेगा. और क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम सर्वाइवल और परफॉर्मेंस के लिए ये ज़रूरी है. और फ्यूचर ओरिएंटेड होता है क्योंकि हम प्लान बना रहे हैं तो वो फ्यूचर के लिए ही होगा. इरिवर्सिबल होते हैं. इरिवर्सिबल क्या होता है? एक बार आपने प्लान बना के एग्जीक्यूट कर दिया, इट इज़ वेरी टफ टू ओवरटर्न इट कि इस प्लान को नहीं ऐसे नहीं कि आपने मान लो आप ट्रॉलीज़ बना रहे हो और एक दिन आपका मन किया नहीं चलो लैपटॉप बनाते हैं, फिर लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट कर दिया, आपने सोचा नहीं फ़ोन्स बनाते हैं. तो क्या होता है ना कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में बहुत पैसा लगता है और अगर आपको कोई डिसीजन चेंज करना है तो बहुत ह्यूज कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है. इसलिए इसको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल कहते हैं. और क्या होता है? सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट होता है. एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि आज जुकाम है या समर है या ये है. सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट होता है जो हमने पहले अपने एनवायरनमेंट पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल. मतलब ये मार्केट पे बहुत डिपेंड करता है. अब क्यों होती है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग की ज़रूरत? ताकि ये कॉम्पिटिटिव रहे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन मार्केट. अगर आप रिसर्च करके रखोगे तो आप कंपटीशन को फेस कर पाओगे, अपने राइवल्स को फेस कर पाओगे. जैसे स्विगी और जोमेटो है, वो एक दूसरे के राइवल्स है तो उनको मेंटेन करके रखना है. वो अपने इंस्टाग्राम पे भी अपनी राइवलरी दिखाते रहते हैं. मेंटेन एम्प्लॉय मोटिवेशन. क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट कर रहे हो, मान लो अभी होली आने वाली है या वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो जोमेटो के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस पे फोकस कर रहे हैं? उन प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं जो इस फेस्टिवल से ओरिएंटेड है. लेकिन क्या है, स्विगी वाले अब भी मान लो न्यू ईयर पे पड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ मतलब वो ही नहीं किया. तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत डीमोटिवेटिंग होगा कि ये लोग तो कुछ अपडेट्स रखते ही नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इनके ऑब्जेक्टिव्स है ही नहीं. इनोवेशन. अगर आप प्लान करके रखोगे तो आप नए गुड्स को इनोवेट करोगे. आप देखोगे कि नहीं हम इसको ऐसे कर सकते हैं. जैसे सैमसंग है, सैमसंग ने क्या कहा कि हमें कुछ तो नया लेके आना है कि हम अपने कंपटीशन में सुपीरियर बने रहें. तो वो फोल्डेबल फ़ोन्स ले आए, फ्लिप फ़ोन्स ले आए. तो वो अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते जा रहे हैं. द ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर प्रोएक्टिव एज अ रिजल्ट. क्या होगा? प्रोएक्टिव रहेगी कंपनी, देखती रहेगी कि मार्केट में क्या है, मार्केट में लोगों की डिमांड क्या है, जो हमारे की प्लेयर्स हैं, जो हमारा कंपटीशन है वो क्या कर रहा है, हमारे ये सब क्या है? प्रोएक्टिवनेस है. तो अगर मार्केट प्लान करके चलेगी, मतलब स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग रहेगी, तो कंपनी भी एक्टिव रहेगी, सेल्स और प्रॉफिट्स बनेंगे. क्योंकि आपने रिसर्च किया, आपने ये देखा है कि लोगों को क्या ज़रूरत है. अब की एलिमेंट्स क्या है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के? सेटिंग योर मार्केटिंग गोल्स. अपने गोल्स को सेट करना. मतलब मैं बीइंग अ कंपनी, मेरा गोल ये है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक ये ऐसा फ़ोन क्रिएट करना है जिसमें जैसे पहले 2 ही कैमराज होते थे, तो अब मुझे 3 कैमराज लेके आना है, मुझे वाइड एंगल से भी वाइड एंगल लेके आना है. मेरा ये क्या है? मेरा मार्केटिंग गोल है. और उन फ़ोन्स को मुझे अराउंड 1 लाख यूनिट सेल करनी है. ये क्या है? मेरा मार्केटिंग गोल मैंने सेट किया. अब मार्केटिंग ऑडिट करना क्या होता है? मार्केट ऑडिट करना होता है मतलब असेस करना कि मार्केटिंग में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, कि एडवर्टीज़मेंट क्या है, फ़ोन बुक क्या है, ओपन हाउस, बुकलेट, ऐसे सेमिनार्स करना जिससे हम ये सोच सकें कि ये देख सकें कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है. मार्केट का ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कंपनी का ऑडिट करना ज़रूरी है, आपके बिजनेस का ऑडिट करना ज़रूरी है, ऐसे मार्केट का ऑडिट करना ज़रूरी है ताकि हमें रिव्यू कर सकें कि क्या क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव या पॉसिबिलिटीज़ है. मार्केट रिसर्च करना मतलब क्या होता है? जैसे
मैं बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं किसी से लेट्स से प्लास्टिक बाय कर रही हूँ ट्रॉलीज बनाने के लिए, तो वो मुझे 1000 रुपीज़ किलोज़ पे बेच रहा है, तो मुझे मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि बाकी की जो मेरे वेरिएबल्स हैं या बाकी का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो मुझे कितने में बेच रही है। मान लो मुझे वही चीज़ 900 रुपीज़ में मिल सकती है, या मैं ऐसी ट्रॉलीज बना रही हूँ जिसके नीचे टायर्स नहीं है, तो मैं अगर मार्केट रिसर्च करूँगी कि लोगों को लोग उठाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, रादर वो ऐसी ट्रॉलीज चाहते हैं जो उनको ईज़ दे। ठीक है, एनालाइजिंग द रिसर्च को एनालाइज करने के बाद मैंने मान लो ये देखा कि 90% लोग ये चाहते हैं कि उनके इवन बैग्स के अंदर भी टायर्स हो। जैसे पहले ट्रॉलीज में ही टायर्स होते थे, अब बैग के अंदर भी टायर्स हो। और 10% लोग चाहते हैं कि टायर्स ना हो, और 2% लोग ऐसे चाहते हैं कि बैग्स हो ही ना, सिर्फ ट्रॉली हो। तो ये रिसर्च मुझे क्या बताएगा कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है, मुझे कैसी मार्केटिंग करनी है। मान लो मैंने कोई ऐसी ट्रॉलीज बनाई जो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसकी एड्स नहीं करती, लोगों को पता ही नहीं है, तो क्या इस सर्च से मुझे पता लगा कि लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में मालूम ही नहीं है। मार्केट सर्च गाइड क्या होती है? मार्केट सर्च गाइड होती है कि आप मतलब कैसे अपने बिजनेस को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, नेबरहुड मतलब अपने अपने पब्लिक को कैसे आप सर्च कर सकते हो, कि क्या इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर सकते हो कि क्या आजकल मार्केट में चल रहा है। मार्केट में जैसे मान लो एक नियॉन कलर का बीच में बहुत ट्रेंड चला था, हर चीज़ नियॉन कलर की आ रही थी, वो क्या है आपका वो आपका रिसर्च पे डिपेंड करता है कि अगर मुझे नेक्स्ट कोई शूज़ का कलर देना है, वो मान लो वाइट देना है, अब वाइट का बहुत ट्रेंड है, या स्केचर्स का बहुत ट्रेंड था, अब नाइकी के एयर का बहुत ट्रेंड है। ये सब चीज़ को क्या है, मार्केट रिसर्च है ये। अब मैं हमेशा अपने इंट्यूशन पे नहीं कि नहीं मुझे तो मुझे तो मान लो ब्लू कलर पसंद है तो मैं ब्लू ही बनाऊँ, लेकिन ब्लू की डिमांड ही नहीं है। एक प्रोफेशन, आप अपने इंट्यूशन पे हर चीज़ नहीं कर सकते, आप अपने जजमेंट पे ही बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। आपको मार्केट के फीडबैक की ज़रूरत है, आपको रियल एविडेंस की ज़रूरत है। अब आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है? Much of the information you want regarding your own practice may be obtained through talks with employees and customers. अब क्या है, आप अपने एम्प्लॉय से भी बात करोगे ना, तो आपको उनसे भी पता लग जाएगा कि क्या क्या मार्केट की डिमांड है, व्हाट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, or what are your strengths and shortcoming as a business, who are your present customers in terms of age। जैसे मैं अगर बुक्स बना रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरी 3 to 14 वाला एज ग्रुप है, लेकिन अगर अगर मुझे कोई मान लो मास्टर्स या पीएचडी की कुछ बुक्स लॉन्च करनी है, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा कि उसका मतलब जितने लोग आज टेंथ क्लास स्टडी कर रहे हैं उतने लोग पीएचडी नहीं कर रहे। तो मान लो मैं 1 लाख यूनिट्स अगर साइंस की बुक्स की बनाती हूँ, तो मैं उतनी यूनिट्स पीएचडी की नहीं बना सकती। मुझे सर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन मेरे कस्टमर्स हैं, मैं क्या सर्विसेज देती हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर क्या क्या हैं, मेरा नेबरहुड क्या क्या है। मतलब मेरा कि नेबरहुड क्या होता है, आपके प्रोफेशन और राइवल्स की प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अपने लोकल चैम्बर्स को, और हर स्टडी का, हर काउंटी का क्या होता है, अपना डाटा होता है। जैसे मेरा लोकल बिजनेस ही है, मेरा लोकल बिजनेस है कपड़े बेचने का, तो मुझे ये सर्च करना पड़ेगा कि मेरी सिटी में कितने ऐसे लोग हैं, मान लो जो मान लो शॉर्ट ड्रेसेस खरीद सकते हैं, या जो लहंगे खरीद सकते हैं। डेमोग्राफिक सर्च क्या है, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है। आइडेंटिफाई और टारगेट ऑडियंस, मतलब अगर मान लो मुझे कोई ब्राइडल लहंगा बेचना है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, जो लोगों की शादी होने वाली है या जो शादी में जाने वाले हैं। तो मैं एड्स भी किस तरह की दूंगी, इस टाइप की क्लासी एड्स ही दूंगी। डिटरमाइन अ बजट, मेरा बजट कितना है, उस हिसाब से मैं बाकी अपना बजट का एलोकेशन करूँगी, कितना मुझे किस पे स्पेंड करना है, कितना रेवेन्यू मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। डेवलप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ये सब चीज़ें करने के बाद मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज करूँगी। एक बार रिवाइज करते, सबसे पहले अपने मार्केटिंग गोल्स को सेट करिए, एक मार्केटिंग ऑडिट कंडक्ट करिए, मार्केट रिसर्च करिए, मार्केट रिसर्च को एनालाइज करिए। मार्केट रिसर्च को एनालाइज करने के बाद अपना टारगेट ऑडियंस पकड़िए कि अगर मुझे लहंगे बेचने हैं तो मेरा टारगेट ऑडियंस 10 से 14 साल के लोग नहीं है, मेरे टारगेट ऑडियंस है 25 से 30 साल के लोग। अब अपना बजट डिटरमाइन करिए कि आपको कितना बजट लेना है, कितना बजट कौन से डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है, फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाइए। ठीक है, अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन से शेड्यूल। जैसे मुझे पता है कि शादी ज़्यादा किस सीज़न में होती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं एड्स कब से देना शुरू करूँगी, सितंबर से एड्स देना शुरू करूँगी। इवैल्यूएशन प्रोसेस करिए, क्रिएट एन इवैल्यूएशन प्रोसेस कि आपने जो लॉन्च कर दिया उसको इवैल्यूएट करना कि कितना उसका रिस्पॉन्स आ रहा है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है? आइडेंटिफाई दी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ योर कंपनी। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन सबसे पहले आप ही होते हो कि मैं कितना कर सकती हूँ, मैं कितना दे सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं बीइंग अ कंपनी में सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन देखूंगी कि मुझ में कितनी, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी कितनी कंपनी है। फिर अपने इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देखना। जैसे मान लो मेरे इंडस्ट्री के ट्रेंड्स ये हैं कि मान लो जो लहंगाज आ रहे हैं, मान लो वो सब वेलवेट के आ रहे हैं, या जो जीन्स है, पहले क्या जीन्स लोग फटी फटी सी जीन्स डालते थे, अब क्या ट्रेंड है, अब सोबैरिटी का ट्रेंड है। तो इंडस्ट्री के ट्रेंड को देखना। फिर एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। मतलब मुझे अगर फ्यूचर में एक्सपेंड करना है तो उसके स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना कि मैं अगर अभी इतना यूनिट बेच रही हूँ तो फ्यूचर में मैं कितना इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ। अभी मैं सिर्फ मेल के जीन्स बेच रही हूँ तो आगे मैं फीमेल की भी जीन्स बेच सकती हूँ। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, ये हो गया हमारा। अब क्या है, अब रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री ट्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि इंडस्ट्री की क्या ट्रेंड चल रहे हैं, उसको देखना कि इंडस्ट्री क्या चाहती है, कंज्यूमर क्या चाहते हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। अपनी मार्केट को रिकॉग्नाइज करना कि मेरी मार्केट, अगर लेट्स से मेरी मार्केट जीन्स बनाना है तो मेरी मार्केट है मैं मेल जीन्स बनाती हूँ, ठीक है, मैं मेंस के लिए जीन्स बनाती हूँ और मैं 3 टाइप के साइजेस बनाती हूँ, मीडियम, स्मॉल और लार्ज। तो मेरा टारगेट मार्केट कौन सा होगा? मेरा टारगेट मार्केट होगा 18 से लेके 40 एज के लोग। और मेरा टारगेट साइज़ क्या होगा? जिनकी वेस्ट 32 से 40 होगी। तो ये क्या है? मार्केट को रिकॉग्नाइज करना। मैंने देखा कि लोग XXL भी डालते हैं, XXL भी डालते हैं, लेकिन जो XXL डालते हैं वो लोगों की क्वांटिटी कम है, तो मैं अगर उनको उतनी यूनिट्स बनाऊंगी तो मे बी मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अपनी राइवलरी को, ज़ारा का राइवल क्या है? H&M है, ठीक है। वैसे ही ज़ारा जीन्स का राइवल क्या हो सकता है? लेवाइस हो सकता है या लुई फिलिप हो सकता है। डायरेक्ट राइवल्स कौन से होते हैं? जैसे कोक और पेप्सी। अगर डायरेक्ट राइवल्स होते हैं, मैं मान लो कोक लेने गई तो मुझे नहीं मिली, तो मेरा सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या होगा? पेप्सी होगा। मुझे बर्गर किंग्स पसंद है, मुझे वेंडीज़ पसंद है, मैकडॉनल्ड्स पसंद है, मुझे मालूम मैकडॉनल्ड्स बंद है तो मैं कहूँगी चलो बर्गर किंग से ऑर्डर कर लेते। ये क्या है? हमारे डायरेक्ट राइवल्स। जैसे डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट हो गए। इनडायरेक्ट राइवल्स क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर इंस्टांस, जैसे मुझे कुछ बाहर का खाने का मन हो रहा है, मेरा ना बर्गर खाने का मन हो रहा है, लेकिन बर्गर तो है नहीं, मैकडॉनल्ड्स बंद मिला है, तो मैंने सोचा कोई नहीं, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट राइवल्स है। मतलब सेम टाइप की इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, लेकिन सर्विसेज उनकी क्या है? अलग अलग है। अब क्या है? रिप्लेसमेंट राइवल्स क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट राइवल्स होते हैं एनी ऑप्शन इंडिविजुअल चूज व्हेन दे आर हंग्री, इंक्लूडिंग गुड्स लाइक फ्रोजन डिनर, ऑल्दो दे कम्पीट विद यू आउटसाइड ऑफ योर प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे देखो मैं बताती हूँ आपको, आप 24/7 जाते होगे तो 24/7 में भी बर्गर मिलता है, ठीक है, लेकिन 24/7 का बर्गर में भी आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि आप मैकडॉनल्ड्स आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आप खा ही नहीं सकते, तो आप किसकी तरफ अटेंशन दोगे? जो आपके पास अवेलेबल है। यू शुड पे क्लोज अटेंशन टू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट राइवल्स व्हाइल डूइंग अ कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इवन सो इट्स अ वाइटल टू क्विक असेस एनी प्रोस्पेक्टिव सब्सटीट्यूट राइवल्स दैट कैन जेपरडाइज योर कंपनीज फ्यूचर। अब क्या हुआ मुझे, लेकिन मान लो 24/7 के बर्गर्स नहीं पसंद, लेकिन उनका हॉट डॉग है, वो क्या है, और कोई और कंपनी लेट्स से हॉट डॉग XYZ कंपनी हॉट डॉग बनाती होगी और वो बहुत फेमस है, लेकिन वो देख रही है कि लोग अब ना 24/7 के हॉट डॉग को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गए हैं। ये क्या है? मेरा ये मेरा है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ताकि वो मुझे फ्यूचर में जेपरडाइज ना कर सके। मेकिंग अ मैट्रिक्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, टेक सम टाइम टू अरेंज योर सेल्फ बिफोर यू गो इनटू अ कॉम्पिटिटर एनालिसिस. You may organize your research using a table or spreadsheet called a competitor matrix, sometimes referred to as a rival grid. It will be simpler to compare results to those rival and see wider pattern as a result. आप क्या करो, आप मुझे मेरे किसी फ्रेंड से कंपटीशन करना है तो मुझे क्या एक ना ग्रिड बनाना पड़ेगा कि लेट्स से उसकी अर्निंग कितनी है, मेरी अर्निंग कितनी है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। आपने 2 लोगों को हायर करना है तो उसके लिए भी आप एक मैट्रिक्स बनाते हो कि लेट्स से ये पर्सन है, इसने IIM से मास्टर्स किया है, इसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसने मास्टर्स किसी लोकल यूनिवर्सिटी से किया है या मास्टर्स नहीं किया, लेकिन इसका 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसकी इंग्लिश कैसी है, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इसका ये कितने लोगों को जोड़ सकता है हमारी कंपनी में और ये कितने लोगों को जोड़ सकता है। ये सब क्या है? एक ना मैं ग्रिड बनाती हूँ, एक स्प्रेडशीट बनाती हूँ जिसमें मैं की पॉइंटर्स देती हूँ और फिर मैं आइडेंटिफाई करती हूँ मेरे राइवल्स को। स्टार्ट बाय गिविंग ईच राइवल यू हैव आइडेंटिफाइड रो और कॉलम टू इटसेल्फ।
अब क्या है, उनको पॉइंटर्स देना शुरू करो, उनको कैटेगराइज शुरू करो। जैसे आप फूड इंडस्ट्रीज़ में राइवल्स देखने जाते हो तो मैं देखती हूँ कि पिज़्ज़ा के लिए क्या है, डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट है। बर्गर्स के लिए क्या है, वेंडीज़ है, बर्गर किंग है, मैकडॉनल्ड्स है। लेकिन कोक पेप्सी के लिए ये सब क्या है। अब जैसे देखो, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बोला, मैंने क्या बोला, कोक पेप्सी। ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है कॉम्पिटिशन का। असेंबल बैकग्राउंड डाटा। असेंबल बैकग्राउंड डाटा क्या होता है, मतलब मोस्ट फंडामेंटल डिटेल्स। मतलब सबसे पहले आप क्या देखना शुरू, कोई कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी ने कैसे स्टार्ट किया, कंपनी ने किन पॉइंट्स को स्टार्ट किया। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने टेक अवे स्टार्ट किया, तो ये सब चीज़ें कलेक्ट करना, बिजनेस का साइज़ कलेक्ट करना। मान लो एक शॉप है जो मेरे एरिया में बहुत फेमस है, उसके बर्गर्स सबसे फेमस है, लेकिन वो अगर वो चंडीगढ़ में तो फेमस नहीं है ना, तो मेरे बिजनेस का साइज़ क्या है, मेरे बिजनेस का साइज़ छोटा है इन कंपेरिजन टू मैकडॉनल्ड्स। कॉन्सेंट्रेट ऑन द 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। अपने प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना और प्राइस पे की। मान लो अगर वेंडीज़ 59 का बर्गर दे रहा है और मैकडॉनल्ड 69 का बर्गर दे रहा है, तो वहीं पे अगर बर्गर किंग 150 रुपये का बर्गर देने लग जाए तो वो अपने कंपटीशन क्या होगा, वो फिर बर्गर किंग उस कंपटीशन से आउट हो जाएगा। लोग किसको प्रेफर करने लगेंगे, वेंडीज़ और मैकडॉनल्ड्स को। प्रमोशन बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैकडॉनल्ड्स क्या है, मैकडॉनल्ड्स कभी कभी BTS को या ब्लैक पिंक को या कार्तिक आर्यन की स्पॉन्सरशिप लेके वो करती है। वो क्या है, वो प्रमोशन ही है। प्लेस, ये सब चीज़ें कहाँ बिकती हैं, मतलब आपको हर जगह अब मैकडॉनल्ड्स मिल जाएगा, अब तो हर जगह डोमिनोज मिल जाएगा। फिर क्या आता है, एनालिसिस। जब आपने इतने सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए तो आप अपना और अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करो। मे बी मेरे कॉम्पिटिटर की क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है लेकिन उसका प्लेस स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, उसकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। मेरी प्रमोशन स्ट्रैटेजी अच्छी है लेकिन प्राइस स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। अब मार्केटिंग वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, ऑफेंसिव, ये हम ना नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो वो डाउनलोड नहीं हो पाती, तो नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे मार्केटिंग वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज़। थैंक यू।